नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन, सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, इस फ्री जो इनिशिएटिव की पीडीएफ आपको सिर्फ पेड ग्रुप में मिल सकती है। हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है इस फ्री इनिशिएटिव के साथ साथ। वीडियो हमारे फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे हमेशा, लेकिन इसके साथ साथ हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है जहां पे आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, कंप्लीट आपको आंसर राइटिंग जो है करवाई जाएगी, कंप्लीट फीडबैक दिया जाएगा, कैसे क्वेश्चन को समझना है, किस तरह के क्वेश्चन में क्या आंसर लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज बताएंगे आपके साथ हमारे एक्सपर्ट, और कंप्लीट आपको पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए 8564880530 या 9696066089 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 7838692618 पे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में जैसे कि आप देख रहे हैं, हम 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए कुछ आंसर सेट्स और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके लिए लेकर आया है यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीट्रिपलएससी और ईपीएफओ के लिए शानदार कोर्सेज, जिसके लिए हम प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, आंसर राइटिंग, इवैल्यूएशन की टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की मुख्य वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो में प्रमुख 4 सेक्टर से क्वेश्चन लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन जो बिहार स्पेशल है, एक बिहार स्पेशल क्वेश्चन लिया गया है। दूसरा अर्थव्यवस्था से, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन लिया गया है टैक्स कंप्लायंस के ऊपर। तीसरा पॉलिटी से है, स्पीकर और लेजिस्लेचर यानी कि जो विधायिका है उसमें स्पीकर, उसकी भूमिका, उनमें क्या विवाद हो रहे हैं और क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। और करंट अफेयर से आपको पता है कि हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग की क्या शक्तियां होती हैं, क्या जिम्मेदारियां होती हैं और किन विषयों से ये विवाद में रहा है और इस पर क्या हमारा एक कंप्लीट रोल होना चाहिए, उनके रोल को डिस्कस करने के लिए एक क्वेश्चन है। पहला प्रश्न देखते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोज़गारी क्या है, बिहार में इसकी स्थिति पर चर्चा करें। यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट का बैकग्राउंड देते हुए बिहार स्पेसिफिक डेटा को लिखें। और जाहिर सी बात है, जब लिखेंगे किसी भी, जब सामाजिक या आर्थिक या प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जब चर्चा करनी हो तो उसकी परिस्थिति को लिखने के बाद यदि आपको लगता हो कि परिस्थिति ठीक ना है तो उसमें सुधार ज़रूर लिखना होता है, और लगता है कि परिस्थिति ठीक है तो भी उसमें और अधिक सुधार कैसे हो सकता है। यानी कि हर बार जो इम्प्रूवमेंट का स्कोप है सिविल सर्विस, एक सिविल सर्वेंट के पास हमेशा हर चीज़ में किसी न किसी चीज़ को इम्प्रूवमेंट या डाइवर्सिफाई, मॉडिफाई करने का स्कोप हमेशा अपने आंसर में प्रेजेंट जरूर करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके आंसर को कंप्लीट वेरिफिकेशन मिलता है, कंप्लीट ऑथेंटिक होता है और आपके विजन, आपकी अंडरस्टैंडिंग को और इन डेप्थ को प्रेजेंट करता है। व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी क्या है? तो इसका सीधा मतलब ये है कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ परमानेंट जॉब, किसी भी तरह का परमानेंट जॉब का ना होना, उसको एक अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, मुख्यतः इसे 3 महीने तक लिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के पास एक वर्ष में 3 महीने तक कोई भी फिक्स डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई भी परमानेंट काम या रोज़गार नहीं है, तो उसे बेरोज़गार कहा जाता है। तब जब वो रोज़गार करने की स्थिति में हो, यानी जब उसे रोज़गार चाहिए हो, ऐसा व्यक्ति जो रोज़गार करने की स्थिति में हो, यानी जो काम करने की स्थिति में हो, काम करने के लिए इच्छुक हो लेकिन फिर भी उसे काम ना मिले, उसे ही बेरोज़गार कहा जाएगा। ऐसा व्यक्ति नहीं जो काम करने लायक ना हो या इच्छुक ना हो और उसे काम ना मिले। तो ये एक टेक्निकल डेफिनेशन है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो, ILO हो या भारत सरकार में लेबर ब्यूरो हो, ये सब इसी डेफिनेशन पर चलते हैं। अब इसमें 3 कॉन्सेप्ट है, श्रम बल, कार्यबल और बेरोज़गार लोग, यानी कि लेबर फोर्स। लेबर फोर्स वो होता है कि जितने लोग काम करने के लिए तैयार हैं। वर्क फोर्स ये होता है कि जितने लोगों की ज़रूरत है या जितने लोग को काम सही में मिल गया है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, इन दोनों में जो अंतर होता है, श्रम बल और कार्यबल में जो अंतर होता है, वो बताता है कि इतने लोग वास्तविक रूप से बेरोज़गार हैं। हाउ मेनी पीपल आर एक्चुअली अनएम्प्लॉयड, and the rate of unemployment is being defined as the difference in the labor force and the workforce divided by the total number of the persons in the labor force with a percentage of 100. That means बेरोज़गारी दर, यानी कि इस नंबर ऑफ बेरोज़गार, जितने लोग बेरोज़गार हैं बटा
जितने लोग यानी लेबर फोर्स यानी कि श्रम बल में जितने लोग हैं उनसे भाग देने पर जो हम प्रतिशत निकालते हैं वो हमें बेरोजगारी दर बताती है। भारत में NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो किसके अंदर आता है, मोस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम डेवलपमेंट यानी कि सांख्यिकी मंत्रालय के अंदर एक बॉडी है NSSO वो, और एक प्राइवेट बॉडी जिसका नाम है CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी बेरोजगारी की मापता है। आपको पता है कि भारत में कोई एक खास निश्चित बॉडी नहीं है जो पूर्ण रूप से बेरोजगारी दर को नापे। अलग अलग बॉडी है, कुछ लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में बेरोजगारी नापते हैं, कुछ लोग सोशल सेक्टर में नापते हैं। NSSO भी हर 10 साल में जो सेंसस होता है उसके बेसिस पर अपना डेटा देता है। तो एक फिक्स्ड डेजिग्नेटेड बॉडी नहीं होने के कारण जो रोज़गार के जो क्षेत्र आंकड़े हैं वो कभी भी सॉलिड या एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा नहीं आ पाता है। इसके पीछे सरकारों की ये मंशा भी रहती है, उसके पीछे कोई प्रयास भी नहीं किया गया है ताकि बार बार जो है उस वर्तमान सरकार के लिए एक तरह की समस्या बन जाएगी। भाई बेरोजगारी दर अगर आपको पता चल जाएगा तो उनके लिए अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए कोई एक डेजिग्नेटेड बॉडी जैसे कि इन्फ्लेशन महंगाई को नापने के लिए CPI है, WPI है, इस तरह की कोई एक खास बॉडी नहीं है। हाँ, इंडस्ट्रियल सेक्टर में जरूर है कि एक इंडस्ट्रियल लेबर मिनिस्ट्री अपना एक सर्वे करवाती है, लेकिन इस तरह से पूरे व्यापक रूप से पूरे देश भर में बेरोजगारी को नापने के लिए कोई एक विशेष संस्थान नहीं है। तो इसका भी आप उल्लेख कर सकते हैं। तो प्राइवेट बॉडी है वो कौन करती है, CMIE, और गवर्नमेंट बॉडी NSSO और भी चीज़ें करती हैं, उनमें एक बेरोजगारी को भी जोड़ लिया जाता है, लेकिन सिर्फ बेरोजगारी नापने के लिए एक प्रमुख डेजिग्नेटेड बॉडी ये नहीं है। एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट नॉट सीकिंग वर्क, तो जो NSSO है वो किस तरह से कैटेगराइज करता है, तो व्यक्तियों को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करता है, बांट लेता है। पहला जो लोग एम्प्लॉयड हैं, दूसरे जो लोग अनएम्प्लॉयड, और तीसरे जो नॉट सीकिंग यानी कि कार्यरत बेरोजगार, और तीसरे जो काम की तलाश में नहीं है। तो इन 3 तरह के व्यक्तियों को वो श्रेणीबद्ध करता है और ये 3 तरह के तरीकों यानी अप्रोचेस का भी यूज़ करता है। पहला होता है यूजुअल स्टेटस अप्रोच, सामान्य स्थिति अप्रोच, यानी कि यह वार्षिक रूप पर होता है। दूसरा होता है वीकली स्टेटस अप्रोच यानी कि साप्ताहिक अप्रोच। साप्ताहिक अप्रोच यानी कि कोई व्यक्ति अगर किसी एक सप्ताह में एक दिन भी अगर उसे काम ना मिले, उस अप्रोच को लेते हुए उसे बेरोजगार कहा जाएगा। उसी तरह से डेली स्टेटस अप्रोच, अगर कोई व्यक्ति पूरे 24 घंटे में 1 घंटे का भी काम अगर उसे नहीं मिलता है तो उसे भी बेरोजगार कहा जाएगा। ठीक है, तो ये 3 अप्रोच होते हैं। 3 तरीकों में बेरोजगारी को जो NSSO जो है वो उसका परिमालन करता है। और इन 3 तरीकों में क्या है, पहला है तो 1 वर्ष यानी कि 365 दिन, जैसे हमने पहले भी कहा कि 3 महीने से कम किसी के पास रोज़गार होता है या थोड़ा उससे ज़्यादा, तो अगर 365 दिन में से 100 दिन से कम भी उसका ये रोज़गार है तो उसे बेरोज़गार कहेंगे। उसी तरह से 1 सप्ताह में अगर उसके पास 1 दिन से भी कम रोज़गार है तो उसे बेरोज़गार कहेंगे। किसी दिन यानी 24 घंटे में उसके पास 1 घंटे का भी काम नहीं है तो भी वो बेरोज़गार होगा। ये 3 मानक हैं जो NSSO उसको कॉम्प्रोमाइज़ करता है। CMIE एक प्राइवेट बॉडी है, वो अपने डेटा को किस तरह से कैलकुलेट करता है, उसकी क्या नीतियाँ होती हैं, क्या परिमाणन होता है, उसके बारे में डिटेल में अवेलेबल कुछ नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि CMIE एक प्राइवेट बॉडी है जो NGO द्वारा चलाई जाती हैं। उसके डेटा भी रिलायबल होता है, बहुत से कंपनियां गवर्नमेंट्स को कोट करती हैं, और सरकारी रूप से NSSO। अब बिहार में बात कर लेते हैं। तो बिहार में जो इन दोनों प्रमुख बॉडियों के हिसाब से अगर देखें तो एक फिक्स तो नहीं लेकिन 10 से 12% के बीच में औसतन बेरोजगारी देखने को मिलती है। जो ये कोविड के समय में जब लॉकडाउन लगा था मई जून 2020 के आसपास से 40% तक बढ़ गई थी, लेकिन अब फिर घटकर 10 से 12% है। इसलिए नहीं कि लोगों को रोज़गार मिला है, बिल्कुल नहीं, इसलिए कि वो लोग जो पलायन करके रिवर्स माइग्रेशन यानी पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों से जो वहाँ के लोग थे जो वापस आ गए थे वो अब फिर वापस जा रहे हैं। तो लोगों की संख्या जो है वर्क फोर्स में, जो लेबर फोर्स था है ना, श्रम बल, तो श्रम बल में कमी आ गई और इसी वजह से बेरोजगारी घट गई। इसलिए नहीं कि सबको बेरोजगार मिल गया, बल्कि इसलिए जो लोग रोजगार योग्य थे वह वापस जहाँ से आए थे वहाँ चले गए। अब ड्यू टू लैक ऑफ एनी स्पेसिफिक एजेंसी, जैसे कि हमने पहले बताया कि कोई एक विशिष्ट
डेजिग्नेटेड एजेंसी ना होने के कारण CMI और कुछ अन्य मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट पर आधार पर ये डेटा हमारे पास मिलता है। हाल ही में जो बिहार में देखने को मिल रहा है कि अर्बन यानी शहरी बेरोजगारी तो बढ़ ही रही थी, उसके साथ साथ ग्रामीण बेरोजगारी अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है, जिससे अब शहरी और ग्रामीण दोनों जगह पर बेरोजगारी बढ़ गई है। और यह बताता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ की भी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है। इसके बावजूद कि बिहार में दुगनी अर्थ गति से GDP बढ़ रहा है, 15% हो, 12% हो, 10% हो, यानी कि अर्थव्यवस्था में जो वृद्धि है वो दुगनी हो रही है, डबल डिजिट ग्रोथ है, लेकिन यह रोजगार का उत्सर्जन नहीं कर रही, यानी कि इसे जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है, तो इसे रोजगार रहित विकास भी कहा जाता है। अब इनके कारण क्या क्या होते हैं, तो एक होते हैं लघु अवधि और एक होते हैं दीर्घावधि। लघु अवधि में जो कि हमने देखा था कि कोविड-19 और जॉब लॉस की वजह से अचानक से बेरोजगारी बढ़ गई, लेकिन तो एक शॉर्ट टर्म के लिए था, और उसी वजह से क्या हुआ, रिवर्स माइग्रेशन। जो लोग नॉर्मली क्या होता है, किसी एक क्षेत्र से अनौद्योगिक या ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की तरफ रोजगार करने के लिए जाते हैं, लेकिन उसे माइग्रेशन कहते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब वहाँ रोजगार ना मिलते हैं तो लोग फिर से अपने ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ बढ़ते हैं, उसे रिवर्स माइग्रेशन कहते हैं। तो ये जो है वो शॉर्ट टर्म लघु अवधि के कारण से इसके लिए बेरोजगारी बढ़ी थी। लेकिन दीर्घावधि क्या है, तो दीर्घावधि में मुख्य रूप से दो रूप से, एक तो है जोग्राफिकल भौगोलिक और एक है सामाजिक। तो पहले जोग्राफिकल देख लेते हैं। तो आपको पता है कि बिहार जो एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, यानी चारों ओर से ज़मीन से घिरा हुआ, कोई उसके पास सी कनेक्टिविटी नहीं है, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एयर लाइन है, यानी कि दूसरे देश से कनेक्ट होने के लिए उसके पास केवल और केवल एयरलाइन ही है और कुछ नहीं है। एक तरफ नेपाल की पहाड़ी है, दूसरी तरफ बंगाल है, उड़ीसा है, तो उसके बगल में भी कोई ऐसे विकसित राज्य नहीं है जहाँ पर वो अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सके। तो इस वजह से क्या होता है, वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, औद्योगिकरण, उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। 90% जो भूमि है वो क्या है, कृषि, क्योंकि उसको पता है कि प्लेन लैंड है, और जब प्लेन लैंड है, मैदानी क्षेत्र है, तो वहाँ पर केवल कृषि हो सकती है। तो उसकी जो मुख्यतः अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक है। आपको पता है कि मैदानी इलाकों में जहाँ पानी, फर्टिलिटी, उर्वरकता ज़्यादा होती है, वहाँ जनसंख्या आज से नहीं, पहले से ऐतिहासिक कारणों से भी वहाँ की जनसंख्या अत्यधिक है। खनिज संसाधन बिल्कुल नहीं है। झारखंड का जब से बंटवारा हुआ तब से जितने भी खनिज थे वो सब झारखंड चले गए। तो बिहार में खनिज के नाम पर लगभग कुछ भी नहीं है। कैमूर और रोहतास बेल्ट में थोड़ा बहुत सीमेंट मिल जाता है, लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं है वहाँ। दूसरा, बिहार जो है, आप देखेंगे उत्तर बिहार में बहुत सी नदियाँ हैं और हर बार वो बाढ़ का कारण लाती हैं, और दक्षिण बिहार में बिल्कुल भी नदियाँ नहीं हैं, जिससे सूखा, यानी कि एकमात्र ऐसा राज्य होगा शायद पूरे देश में जहाँ बाढ़ और सूखे की समस्या साथ में और निरंतर पड़ती रहती है। ऐसा कोई वर्ष नहीं है जहाँ बिहार में बाढ़ नहीं आती। नदियों का शिफ्टिंग कोर्स, आपने पता है नदियाँ जो है अपना रास्ता बदल लेती हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा सेडिमेंट लाती हैं, और सेडिमेंट लाने के बाद जहाँ वहाँ ढाल कम होने की वजह से नदियाँ अपना रास्ता बदल लेती हैं। तो जो यहाँ से जा रही नदी वो यहाँ चली जाती है और अप्रत्याशित रूप से बाढ़ आ जाते हैं। तो फसलों का नुकसान होता है, इंडस्ट्रियल नुकसान होता है, एम्प्लॉयमेंट में नुकसान होता है। इसी वजह से वहाँ पर जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन, फैक्ट्री बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना इतना सुगम सरल नहीं है जितना अन्य जो प्लेट्यू एंड दक्षिण के पठारी राज्यों में, प्लेट्यू राज्यों में होना चाहिए था। उनके कंपैरिजन में यह टेक्टोनिकली भी स्टेबल नहीं है। दूसरा है फ्लड प्रोन या बाढ़ ग्रस्त होने की वजह से क्या है कि बार बार जो है वहाँ पर समस्याएं आती रहती हैं, तो कोई ढंग से काम जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर काम भी ढंग से नहीं हो पाता। तो ये सारे इनके भौगोलिक कारण। सामाजिक कारण क्या है, लो लिटरेसी, ऐतिहासिक कारणों की वजह से भी उनकी लिटरेसी लो है। लेस स्किल, अब यहाँ से जो लोगों के पास स्किल नहीं है, लिटरेसी कम है तो जाहिर सी बात है कि स्किल, जिसे कहते हैं कि कौशल कम है। और जो लोग माइग्रेंट करके, यानी जो प्रवासी मजदूर यहाँ से जाते भी हैं, वो जहाँ जाते हैं वहाँ पर वो वाइट कॉलर या ब्लू कॉलर जॉब नहीं करते, वो अनऑर्गेनाइज असंगठित क्षेत्रों में ही काम करते हैं, जिनका जो है वेतन मिनिमम होता है, निम्न वेतन होता है। उसी निम्न वेतन में अपना घर चलाते हैं और यहाँ भेजते हैं। तो जो माइग्रेशन हो भी रहा है वो अच्छे जॉब के लिए, वाइट कॉलर जॉब के लिए माइग्रेशन नहीं हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है सर्विस सेक्टर के भी इनफॉर्मल सेक्टर से, जिस वजह से कुछ विशेष आर्थिक लाभ बिहार के लोगों को नहीं मिल रहा है। दूसरा, सबसे कम, मतलब हिंदुस्तान में सबसे कम 11% अर्बनाइजेशन है वहाँ पर, और
इस 11% ऑर्गेनाइजेशन की वजह से क्या है, शहर कम है, शहर कम है तो उद्योग कम है, उद्योग कम है तो औद्योगिकरण कम है, औद्योगिकरण कम है तो आर्थिक जो गतिविधियां हैं वो बिल्कुल नहीं है। तो आज जब आर्थिक गतिविधियां बिल्कुल नहीं होंगी तो क्या होगी, बेरोजगारी, जाहिर सी बातें बढ़ने वाली है। और जब खेत भी हैं, लोग जब जनसंख्या बढ़ रही है और मैदानी क्षेत्र है, खेत है, लेकिन खेती करने के बाद जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति जो खेत का जो अवेलेबिलिटी होगी वो बहुत कम होने वाली है। तो सब क्या है, मोस्टली बिहार में तो 90% से ज़्यादा सीमांत किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की ज़मीनें हैं। तो उस पर फसल का भी जो उपजाऊ प्रोडक्शन होता है वो बहुत कम होता है। वो सिर्फ अपना गुजर बसर के लिए ही कर सकते हैं, उससे कोई वो एक्सपोर्ट वगैरह नहीं कर पाते हैं। तो जिससे और बेरोजगारी, डिसगाइस्ड, छुपा हुआ जिसे कहते हैं डिसगाइस्ड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। अब एक खेत में 4 लोग काम करें या 3 लोग काम करें, 2 लोग काम करें, फसल तो उतनी उगने वाली, थोड़ा बहुत ही अंतर होता है। और जिससे क्या होता है कि उतने ही फसल में जहाँ एक व्यक्ति उगा सकता था उसमें 4 बंटवारा होता है और उसे डिसगाइस्ड एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। पुअर एजुकेशन, हायर क्वालिटी एजुकेशन, बहुत ख़राब परिस्थितियाँ हैं। 4-4 साल में, 5-5 साल में, 6-6 साल में, जो 3 साल की डिग्री है वो 5 साल में कंप्लीट होती है। तो इस तरह की स्थितियाँ बहुत ख़राब हैं। और जो जितने भी प्रशासन हाल में 20-25 साल में जितनी भी सरकारें बनी हैं, पर्यटन जो टूरिज़्म के सेक्टर में उन्होंने काम कुछ नहीं किया, जबकि बिहार में टूरिज़्म की अपार संभावना है। चाहे बुद्ध का सर्किट हो, जैन का सर्किट हो, डेमोक्रेटिक सर्किट हो, ठीक है, लोकतंत्र की जननी है वैशाली, बुद्ध की कर्म भूमि है, बुद्ध की जन्मभूमि, जैन महावीर की भूमि है, तीर्थंकरों की भूमि है, मॉडर्न सिविलाइजेशन पूरा वहाँ पे है। तो इन सबको अलग अलग देश जो हम नई नई मूर्तियाँ बनाकर, सरदार पटेल की हो या शिवाजी महाराज की हो, बनाकर वहाँ टूरिज़्म डेवलप कर रहे हैं, जो नए आधुनिक युग के महापुरुष हैं, लेकिन जो ऐतिहासिक धरोहर हेरिटेज जो बिहार के पास है उसका एनकैशिंग नहीं हो पा रहा है। वहाँ की टूरिज़्म में पर्यावरण व्यवस्था, कनेक्टिविटी, वहाँ पर रहने की व्यवस्था, इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है आने वाली सरकारों द्वारा। 20-25 साल से क्या, जब से बिहार राज्य का गठन हुआ है इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। और जिसकी वजह से ऐसे राज्य जहाँ पर औद्योगिक जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि वो एक लैंडलॉक स्टेट है, उनको सर्विस सेक्टर की ओर बढ़ना चाहिए, लेकिन वो इस सेक्टर पर ध्यान नहीं देने के कारण यहाँ पर रोज़गार की जो व्यवस्था है, जो रोज़गार टूरिज़्म, सारी दुनिया में टूरिज़्म सबसे बड़ा एक रोज़गार क्षेत्र है, लेकिन बिहार में इस चीज़ पर ध्यान ना देने के कारण जो है रोज़गार इस पर नहीं बढ़ रहा है। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप देख लेंगे कि इसके समाधान क्या क्या है। तो वे फॉरवर्ड है, हमको पता है कि बिहार जैसे राज्य में जिसका 60% जो जीडीपी है वो सर्विस सेक्टर से आता है, क्योंकि वो औद्योगिकरण तो वहाँ बिल्कुल नहीं है, तो उद्योग वहाँ उतना लग नहीं सकता है। तो जब 60% जीडीपी से आ रहा है तो हमें और इसको सर्विस सेक्टर को और डेवलप करना है। इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी यानी खेती पशुपालन, सेकेंडरी यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उद्योग, और सेकेंडरी टर्शियरी यानी कि सर्विस सेक्टर, हेल्थ सर्विसेज होगी, टीचिंग सर्विस हो गई, एजुकेशन सर्विस हो गई, आईटी रिलेटेड सर्विस होगी, सॉफ्टवेयर की सर्विसेज होगी, ऐसे बहुत सारी सर्विस सेक्टर। तो इसमें से करीबन बिहार में 60% के जीडीपी में 60% हिस्सा जो है वो सर्विस सेक्टर का है। तो हमें इस पर और बढ़ाकर, ताकि हमारी जीडीपी बढ़े और जीडीपी में सर्विस सेक्टर का 60 से लेकर 90% कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़े, ताकि वह ऐसे क्षेत्र जहाँ पर और अन्य 2 सेक्टर्स के डेवलपमेंट की इतनी संभावना नहीं है, लेकिन जो सर्विस सेक्टर है उसकी संभावना ज़्यादा है, और इसी वजह से इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। स्किल डेवलपमेंट, जो लोग प्रवासी मजदूर यहाँ से बाहर जा रहे हैं उनकी प्रॉपर स्किलिंग हो, प्रॉपर कौशल विकास किया जाए, ताकि वो जो जाएं तो वहाँ पर भी अच्छे क्षेत्र में काम करें। लेबर क्षेत्र में असंगठित इनफॉर्मल सेक्टर में काम ना करें, वो फॉर्मल सेक्टर में काम करें, और वहाँ से जो है रेमिटेंस प्रेषण की तरफ ज़्यादा पैसा यहाँ भेजें, ताकि यहाँ की इकोनॉमी में वो अच्छे से यूटिलाइज हो सके। और जब वो कुशल होकर जाएंगे तो अपने नीचे आने वाली जनरेशन को भी वो जो कुशलता प्राप्त करेंगे उसमें रजिस्ट्रेशन ज़्यादा होगा। तो एक कुशल का चक्र, ठीक है, एजुकेशन, स्किल, इस सब का इम्पार्टिंग चक्र चलता रहेगा, और जो सर्विस सेक्टर है यहाँ का वो डेवलप होगा। ठीक है, मिथिला पेंटिंग हो गई, पटना कलम, इस तरह से आर्ट एंड क्राफ्ट को बढ़ाना होता है। जैसे कि आपने सूरज कुंड मेला होता है हरियाणा में, वहाँ के लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट, हस्तकला, शिल्पकला को बढ़ावा देती है। इस तरह से बिहार में भी इस तरह की चीज़ें करने की अति आवश्यकता है। जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, ट्रेन्स हैं, रेलवे स्टेशन हैं, स्कूल्स हैं, बाउंड्रीज हैं, उन पर इन तरह की पेंटिंग्स, चित्रकारियाँ बढ़ाकर रोज़गार को बढ़ावा दिया जा सकता है। अपने टूरिज़्म को, कल्चर को प्रमोट किया जा सकता है। इंटरनेशनल समिट्स वगैरह जो होते हैं उसके लिए बिहार मेज़बानी कर सकता है। अपना इन कला को, संस्कृति को वर्ल्ड फोरम पे, ग्लोबल लेवल पे, वैश्विक स्तर पर
इसे प्रचार करने की आवश्यकता है, ताकि इसका जो इतिहास है, एक बहुत गौरवपूर्ण इतिहास है, उस इतिहास की प्रॉपर ब्रांडिंग और मार्केटिंग हो सके उनके हस्तकला और शिल्पकलाओं की। अब जाहिर सी बात है कि वहाँ कृषि है तो एग्री प्रोसेसिंग, ठीक है, कृषि से बनने वाले अचार का उद्योग हो गया, पापड़ का उद्योग हो गया, बम्बू जो बांस है, बांस का उद्योग हो गया, बांस से बनने वाली बहुत सी चीज़ें, हस्तकला शिल्पकला उसका उपयोग हो गया, बहुत सी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, सजावटी चीज़ें हैं, इन सब का एक्सपोर्ट प्रमोशन ऐसा यूज़ करना चाहिए। अगर इंडस्ट्री नहीं है तो आप इंडस्ट्री रिलेटेड कॉटेज लेवल पर भी इनका उपयोग कर सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग, आजीविका दीदी जो बिहार में अभी अच्छे से चल रहा है, जहाँ पे शहद बनाए जा रहे हैं, फूलों से रंग बनाए जाते हैं, जो उसका इस्तेमाल होली में किया जाता है, मिट्टी के दिए, स्पेशलाइज दिए, गोबर के दिए, ठीक है। इन सारी की जो चीज़ें हैं, जो कॉटेज इंडस्ट्री, सर्विस रिलेटेड, एग्री प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग जैसी इंडस्ट्रीज़ को, खाद्य संस्करण, कृषि संस्करण, इन सारी चीज़ों को बढ़ावा दिया जा सकता है। ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का अभी पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, खास करके यूरोप में या नॉर्थ अमेरिका में ऑर्गेनिक फूड की डिमांड बढ़ रही है। तो बिहार की जो कुछ चीज़ें, जैसे लीची हो गया, मखाना हो गया, इन सारी चीज़ों का ऑर्गेनिक फार्मिंग करके यहाँ पे बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़कर हमें इसका एक फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। अब टूरिज़्म का भी ह्यूज पोटेंशियल है, जैसे मैंने पहले ही कहा, लेकिन टूरिज़्म सेक्टर में इन्वेस्टमेंट और प्रमोशन की बहुत अत्यधिक आवश्यकता है। तो इन सारी चीज़ों को बढ़ाकर बिहार में रोजगार को बढ़ावा दिया जा सकता है। दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि व्हाट आर द मेजर रीजंस बिहाइंड लो टैक्स कंप्लायंस इन इंडिया एंड डिस्कस द इश्यूज रिलेटेड विद सम ऑफ द नेचर मेजर्स, यानी कि जो कम कर अनुपालन है उसके कारण क्या है और उससे संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना है। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू जो है, कुछ डेटा दे देंगे। पृष्ठभूमि क्या है? ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू यानी जीडीपी में भारत सरकार में प्रति वर्ष टोटल कितना कर आता है, वो कितना है? तो 19 लाख करोड़। हाल ही जो बजट, जो रिवाइज एस्टीमेट है, यानी कि पहले जो अनुमान लगाया था उसके बदले में जो अभी जो एक्चुअल फिगर आए हैं वो बता रहे हैं कि 19 लाख करोड़ रुपया हमारा 222 लाख करोड़ यानी का बजट है। उन 222 लाख करोड़ रुपए में से 19 लाख करोड़ रुपए के आसपास जो है वो सकल कर राजस्व यानी कि ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू की वजह से आता है, जिसमें से 11 करोड़ जो है प्रत्यक्ष कर और 8 करोड़ जो है अप्रत्यक्ष। 11 लाख करोड़ जो डायरेक्ट और 8 लाख करोड़ इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में आते हैं। अब ये टोटल कर है, टोटल टैक्स टू द जीडीपी, यानी कि अगर 100 रुपये की जीडीपी है तो उसमें से केवल 10 रुपये, 10 भी नहीं, 9.88 ही टैक्स के द्वारा आता है। यानी समझिए कि जीडीपी में टैक्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये हमारे देश में कम है। यानी कि लोग जो है वो टैक्स नहीं भर रहे हैं, टैक्स बचाने के तरीके हो रहे हैं, ठीक है। बहुत ही कम टैक्स कंप्लायंस है हमारे देश में। हमारी पॉपुलेशन में आप अगर देखेंगे तो केवल 4.17%, 4.17% लोग ही देश में टैक्स भर रहे हैं, जो कि टैक्स स्लैब यानी कि जो 2.5 लाख से 5 लाख वाले लिमिट में लोग आते हैं। तो ये मानने में बहुत ही कठिन है कि सिर्फ हमारे देश में यानी कि 3.5 करोड़ भी नहीं, 3 करोड़ 35 लाख लोग ही ऐसे हैं जो टैक्स स्लैब के रेट में आते हैं। लेकिन आपने जो विजुअल में या असली में जो परिस्थिति देखी है वो अलग है। लोगों के पास पैसा है लेकिन टैक्स लिटरेसी, टैक्स कैसे भरना है, टैक्स क्या होता है, कितना टैक्स भरना है, लोग टैक्स बचाते हैं, भरते नहीं, उसकी कॉम्प्लायंस नहीं हो रही है। और इसी वजह से जो हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो बहुत कम है। और इसीलिए जो कर टैक्स कॉम्प्लायंस है, वो कर अनुपालन जो है वो भारत में बहुत कम है। अपने अगल बगल की अर्थव्यवस्था चीन हो गया, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, अमेरिका, वियतनाम, आसियान के देशों से यानी कि बहुत कम है भारत में। और अगर सब लोग टैक्स भरने लगेंगे तो हमें टैक्स का दर भी बहुत कम होगी और टैक्स कलेक्शन भी ज़्यादा होगा। और सरकार के पास जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है? लोगों के कर से ही आता है। तो जब सरकार के पास ज़्यादा पैसा रहता है तो सरकार उसे फिर इन्वेस्ट ही करती है और वो फिर घूम कर लोगों के काम में ही आता है। तो इस तरह से टैक्स कंप्लायंस अगर बढ़ेगा तो टैक्स जो एक्चुअल अमाउंट में टैक्स रेट भी कम होगा, और टैक्स जब रेट कम होगा तो सब लोग टैक्स भरने लगेंगे। इस प्रोसेस पर बेस्ड है। एडम स्मिथ जो एक महान अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कहा था कि किसी भी कर, ठीक है, जो कराधान समस्या है, कराधान मॉडल है, वो 4 चीज़ों पर बेस्ड होनी चाहिए। इक्वलिटी, सर्टेनिटी, कन्वीनियंस एंड विजिबिलिटी, यानी कि समानता, यानी कि प्रोपोर्शन, इनकम के, आय के अनुसार ही कर का निर्धारण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति को एक समान कर देना हो, नहीं, जिसकी जितनी आय है उसका वैसा कर।
निश्चितता, सर्टेनिटी होनी चाहिए कि भाई कब तक भरना है, क्या भरना है, कितना भरना होगा। ऐसा नहीं आज है, कल टैक्स खत्म हो गया, आज बढ़ गया, कल बढ़ गया, इन सारी चीज़ों में नहीं होना चाहिए। दूसरा कन्वीनियंस, सुविधा, करदाता को सुविधा होनी चाहिए कि भाई आराम से जाए और टैक्स भरे। अब टैक्स भरने में 1000 तरह की 10 तरह की झंझटें होंगी, तो जाहिर सी बात है वो टैक्स दे रहा है उसमें फिर झंझटें हैं तो भरना ही नहीं चाहेगा, वो चाहेगा कि बचा लें। और फिजिबिलिटी, जो टैक्स वो भर रहा है वो व्यवहारिक टैक्स होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि एक टैक्स भरने के लिए उसको पटना से दिल्ली जाना पड़े, तो 20 रुपये का टैक्स भरने के लिए 200 रुपये तो भाड़ा लगा जाए तो नहीं बढ़ेगा। तो यानी किसी भी कराधान मॉडल को सक्सेसफुल होने के लिए इन 4 चीज़ों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार ये कहा गया है कि भारत में केवल 4.1.7, ठीक है, यानी कि 4.17% लोग ही टैक्स भरते हैं, जो कि हालिया स्थिति से बिल्कुल उलट है। भारत में बहुत से लोग टैक्स भरने के काबिल हैं लेकिन वो नहीं भर रहे हैं, या तो वो टैक्स बचा रहे हैं, या तो टैक्स चोरी कर रहे हैं, या तो उनको पता नहीं है, बहुत से कारण। अब ये टैक्स बेस और टैक्स रेट के बीच में एक रिलेशन आप समझ लीजिए कि ये है टैक्स रेट जो ऊपर वाला है, यानी कि टैक्स बेस यानी टैक्स वो लोग जो टैक्स भरते हैं। अब कम भरने वाले लोग होंगे तो टैक्स रेट ज़्यादा होगा, और जैसे ही टैक्स बेस बढ़ेगा यानी टैक्स भरने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी तो आप देख रहे हैं कि जो टैक्स रेट अपने आप कम हो जाएगा। तो सरकार को यह देखना चाहिए कि सरकार जीडीपी चलाने के लिए तो पैसे चाहिए, देश चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा तो वो नहीं कम कर सकते। तो क्या कर सकता है कि जो लोग टैक्स भर रहे हैं उनके अमाउंट पर वृद्धि की जाए, ताकि क्या होगा, पैसा तो उतना ही है लेकिन हर व्यक्ति पर जो इसका बोझ पड़ रहा है वो कम पड़े। और अगर कम लोग पे अगर बहुत कम अमाउंट में आपको टैक्स देना पड़ेगा, ज़्यादा टैक्स नहीं है, तो सब लोग टैक्स भरना चाहेंगे, जिससे क्या होगा, टैक्स कंप्लायंस बढ़ेगी, टैक्स बेस बढ़ेगा, और जो टैक्स रेट है वो कम होगा, और गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा और लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो ये एक रिलेशन है टैक्स बेस और टैक्स रेट में, यानी कि जैसे टैक्स बेस बढ़ेगा टैक्स रेट घटेगा, और टैक्स अगर रेट बढ़ रहा है तो टैक्स बेस कम हो जाएगा, जाहिर सी बात। रीजन्स फॉर लॉ टैक्स, अब निम्नकरण के कारण क्या क्या है, तो अधिकांश जो है वो कार्य क्या हो रहा है, असंगठित इनफॉर्मल सेक्टर में काम हो रहा है। ये गिग इकोनॉमी है, केलकर समिति द्वारा कहा गया कि मिसिंग मिडिल, यानी भारत में जो मिडिल क्लास है वो कहीं ना कहीं विलुप्त होते जा रहा है, वो है ही नहीं। या तो लोग बहुत अमीर है या तो लोग बहुत गरीब है, मिडिल क्लास की कोई रिकमेंडेशन ही नहीं है कहीं पर, वो नोटेड ही नहीं है, उसकी कोई गिनती नहीं हो रही है, वो कहीं किस तरह से नॉमिनेटेड पेपर में या कागज़ों में वो है ही नहीं। और इसी वजह से जो टैक्स भरने वाला बहुत सी कंट्री में आप देखेंगे, अलग अलग देशों में, वो मिडिल क्लास ही टैक्स जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, वो टैक्स भरता है। लेकिन भारत में यह व्यवस्था नहीं, मिडिल क्लास के इनकम का कोई प्रॉपर रिकॉग्निशन ही नहीं है, इसलिए टैक्स कम हो रहा है। समानांतर अर्थव्यवस्था हो रही है, गिग इकोनॉमी हो रही है, यानी मेन इकोनॉमी के साइड में इकोनॉमी चलती है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, जिसको कहते हैं समानांतर अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब लो पर कैपिटा इनकम, भारत में क्या है, लोग बहुत ज़्यादा हैं और पर कैपिटा इनकम कम होने के कारण जो टैक्स स्लैब का जो अमाउंट है उसमें लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं, इसलिए वो टैक्स नहीं दे पा रहे हैं। कॉम्प्लिकेटेड एंड एम्बिगियस, जटिल और अस्पष्ट अनुपालन समस्या, इतने सारे फॉर्म भरो, ये भरो, इतना नाटक है, लोगों को समझ में ही नहीं आता है। समझदार लोग को भी अलग से व्यक्ति रखने होते हैं टैक्स भराने के लिए, तो भाई एक तो आप टैक्स भरिए, टैक्स भरने के लिए अलग से आप कंसल्टेंट रखिए, इतना लोग करना ही नहीं चाहते हैं, वो सीधा टैक्स पेपर में दिखाते ही नहीं, कैश में ही काम कर लेते हैं, टैक्स दिखाने की ज़रूरत ही नहीं होती। पुअर इकोनॉमिक एंड टैक्स लिटरेसी, और छोटे छोटे जो विक्रेता है वो इन टैक्स परिवेश क्षेत्र से बाहर रहते हैं। अब इससे समस्याएं क्या होती हैं, हमने पहले भी देखा, जब टैक्स नहीं भरेंगे तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम हो जाएगा। अब टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम हो तो सरकार को बजट के लिए तो पैसे चाहिए, तो क्या करेगी, वो तो क्या कर टैक्स बढ़ा देगी। तो वो लोग जो ईमानदार से टैक्स भर रहे हैं उन पर और बोझ बढ़ेगा, और जो नहीं भर रहे हैं उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इससे क्या होगा, टैक्स की चोरी होगी, टैक्स इवेजन होगा, ठीक है। अब इलीगल करेंसी, लोग सारा काम क्या बिल में दिखाएंगे नहीं, सब काम कच्चे में करेंगे, कैश इकोनॉमी ज़्यादा बढ़ेगी, सरकार को पैसा कम मिलेगा, इलीगल इकोनॉमी में बढ़ावा मिलेगा। अब जिसके पास जो टैक्स नहीं भर रहा है, इसके पास ज़्यादा इलीगल पैसा है, वो क्या करेगा, इधर उधर अपने पैसे को गलत जगह पर इन्वेस्ट करेंगे, वो ड्रग्स में हो गया, ट्रैफिकिंग में हो गया, अल्कोहल में हो गया। उन्हीं पैसों से क्या होता है, ड्रग्स के जो पैसे हैं वो कहाँ यूज़ होते हैं, टेरर फंडिंग, आतंकवादी उससे हथियार खरीदते हैं, इन तरह की चीज़ों में यूज़ होगा। और फर्दर राइज इन नॉन कंप्लायंस, और कर में वृद्धि भी होगी और अनुपालन में भी कमी आएगी। अब सरकार ने इसको देखते हुए कुछ कदम क्या क्या उठाए, तो केलकर और चिलैया कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने
डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट किया। आपने देखा होगा अभी जो यूपीआई सिस्टम्स वगैरह बढ़ रहे हैं, इससे क्या है, सारे जो ट्रांजेक्शन वो रिकॉर्डेड हैं, तो जब रिकॉर्डेड हैं तो उनका कहीं ना कहीं हिसाब तो देना पड़ेगा, तो वो एक अच्छा कदम है। टीआरसी को लागू करना, ठीक है, यानी कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म कमीशन को इन कमेटी के सुझावों पर लागू किया जा रहा है। सीबीईसी और सीबीडीटी जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है एंड एक्साइज एंड कस्टम्स, इनको मर्ज कर दिया गया ताकि लोगों को बार बार अलग से टैक्स न देने पड़े, झंझट ना हो। विवाद से विश्वास जैसी स्कीमों का भी हम देखेंगे आगे कि इस तरह से सरकार ने इसको यूज़ किया है और क्या क्या आगे करना भी चाहिए। बिग डेटा एनालिसिस करनी चाहिए कि लोग कहाँ से पैसा उठा रहे हैं, कहाँ खर्च हो रहा है, इन सारा डेटा का अगर आपके पास एनालिसिस होगा तो आप टैक्स चोरी पकड़ना आसान होती है, ठीक है। टैक्स लिटरेसी को बढ़ाना चाहिए और रोबस्ट एंड पेइंग मैकेनिज्म, जो टैक्स भरने की प्रक्रिया है, उसके कलेक्शन, उसके कैलकुलेशन, इन सारी प्रक्रिया में एक पारदर्शिता लाने की अत्यधिक ज़रूरत है। अब सरकार ने क्या क्या किए हैं, तो सरकार ने एक रैपिड योजना का उद्घाटन किया है। उसमें रेवेन्यू अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी इन्फॉर्मेशन, विवाद से विश्वास, जीएसटी को और सुगम और सरल बनाने की और बनाने की ज़रूरत है। आधार पैन जैम जो ट्रिनिटी है, जनधन, आधार, मोबाइल, इनको लिंक किया गया है, तो कोई भी पैन कार्ड, कोई भी ट्रांजैक्शन, बड़ा ट्रांजैक्शन आप बिना पैन कार्ड के नहीं कर सकते। पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है, आधार कार्ड आपके मोबाइल से लिंक है, तो इस तरह से टैक्स चोरी में पकड़ने में मदद मिलेगी। जो शेल कंपनीज हैं, एक ही एड्रेस पे 50-50 कंपनियाँ चलती हैं, जिनका कोई एड्रेस नहीं होता, छोटी छोटी कंपनी भी चलती हैं, कोई ना टैक्स भरती हैं ना कुछ, उन पर सरकार ने रोक लगाई है, शिकंजा कसा है। फेसलेस है ना, चेहरा विहीन वन विंडो सिस्टम, पहले क्या होता था कि लोग जो है परेशान करते थे, टैक्स टेररिज्म, टैक्स कलेक्शन अधिकारी जो है वो टैक्स वालों को परेशान करते हैं, ये फॉर्म भरो, उधर से फॉर्म भरो, अगर नहीं भरना है तो आप टेबल के नीचे से पैसा दो। इन सारी चीज़ों पर रोक लगेगा जब फेसलेस, है ना, व्यक्ति को पता ही नहीं होगा कि कौन उसका टैक्स कैलकुलेट कर रहा है, कौन असेसमेंट कर रहा है और कौन टैक्स ले रहा है, ये सब फेसलेस होगा। आप जाइए कंप्यूटर में फॉर्म भरिए, आपका एक टैक्स आ जाएगा, असेसमेंट हो जाएगा और आपको भरना है। तो टैक्स लेने वाले अधिकारी और देने वाले व्यक्ति के बीच में किसी तरह का कोई फिजिकल रिलेशन ही नहीं होगा, तो जो करप्शन है, टैक्स टेररिज्म, उस पर भी रोक लगेगी। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। वेरियस असेंबलीज और न्यूज़ कंटेक्स्ट इन डिस्कस रोल ऑफ स्पीकर। स्पीकर के रोल के बारे में हमको डिस्कस करना है, क्योंकि अभी बहुत सारे न्यूज़ में स्पीकर आए हुए हैं, तो स्पीकर की भूमिका पर हमको विशेषकर चर्चा करनी है। बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड ये देख लेते हैं कि भाई स्पीकर जो है वो कैसे इलेक्ट होता है। तो भाई जो सभा के लोग हैं एक साधारण सिंपल मेजोरिटी से उसे इलेक्ट करते हैं, और रिमूव भी इसी तरह से सिंपल मेजोरिटी से वो पास हो गया तो वो रिमूव हो जाता है स्पीकर। कास्टिंग वोट है, कास्टिंग वोट क्या होता है कि ऐसा वोट जब दोनों सदन के लोग बराबर एक पक्ष और विपक्ष में समान वोट हो, तब उसके पास एक वोट होता है, जिससे कास्टिंग हो, तभी वोट कर सकता है, अनलेस वो वोट नहीं कर सकता। अब उसका जो है वो हाउस, सदन का जो है मुख्य कार्यकारी के रूप में भी उसकी भूमिका होती है, और सदन के सदस्य, स्पीकर जो है वो सदन का सदस्य भी होता है, बाकी निर्वाचित सदस्यों के समान वह भी एक निर्वाचित सदस्य होता है, लेकिन उसकी एक और भूमिका होती है कि वह सदन का एक कार्यकारी अध्यक्ष भी होता है, यानी कार्यकारी शीर्ष स्थान पर भी, टॉप एग्जीक्यूटिव। उसके बाद कुछ आर्टिकल्स का उल्लेख कर देंगे, जो स्टेट और सेंटर में 93 और 178 हो गया। तो स्पीकर का अपॉइंटमेंट है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति कैसे होती है, अवकाश, इस्तीफा, निष्कासन कैसे होता है, स्पीकर के कार्य में करने के लिए डिप्टी स्पीकर कैसे कर सकता है, इन सारे आर्टिकल्स का उद्देश्य करके एक आपको बैकग्राउंड देना है, और फिर उनके रोल के आगे बढ़ेंगे। तो रोल क्या है, तो भैया वो गार्डियन, हाउस का गार्जियन है। हाउस में जो प्रिविलेज है और पावर, यानी सदन की शक्तियाँ और जो विशेष अधिकार है, सदन एवं सदन के सदस्य दोनों के ही विशेष अधिकार एवं शक्तियों का रक्षा कौन करता है, स्पीकर। 10वीं अनुसूची के बारे में डिसीजन कौन लेता है, स्पीकर। मनी बिल के बारे में डिसीजन कौन लेता है, स्पीकर। सदन का जो है वो प्रमुख प्रधान प्रवक्ता यानी कि प्रिंसिपल स्पोक पर्सन है, कौन है, स्पीकर। उसके डिसीजन कोर्ट में रिव्यू हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसी ग्राउंड पर कि उसने जो प्रक्रिया अपनाई वो प्रक्रिया सही है या गलत, क्या डिसीजन लिया वो डिसीजन सही है या गलत, उस पर जुडिशियल रिव्यू जो है वो नहीं हो सकती, उसमें जो है न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती अदालतें। वो जो है वो अल्टीमेट आर्बिट्रेटर, यानी कि किसी में कोई विवाद हो, सदन के सदस्यों में विवाद हो, पार्टियों में विवाद हो, उसके बीच में जो अल्टीमेट आर्बिट्रेटर होता है, सदन के अंदर जो भी होने वाला है वो स्पीकर के मर्जी से ही होगा, यानी स्पीकर ही सदन के अंदर सब कुछ है। किसी का निष्कासन करना हो, किसी को रिज़ाइन कराना हो, किसी को टर्मिनेट करना हो, ये सारा डिसीजन स्पीकर ही लेता है। जिस भी कमेटी में स्पीकर रहता है उसका वो पदेन अध्यक्ष रहता है, और अन्य समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति भी स्पीकर ही करता है, उनके मेंबर्स की नियुक्ति भी स्पीकर ही प्रिसाइड करता है।
हाउस में कोरम, डेकोरम, ऑर्डर, न्याय व्यवस्था बनी रहे, उसका काम भी कौन देखता है? स्पीकर ही देखते हैं। फाइनल इंटरप्रेट यानी कि स्पीकर सदन के नियम और बिजनेस का फाइनल इंटरप्रिटेशन यानी अंतिम रूप से तय कौन करता है? अंतिम व्याख्याकार कौन होता है? तो वो स्पीकर ही होता है। सदन के जो रोज़मर्रा के कार्यक्रम हैं, दैनिक प्रणाली है, बिजनेस ऑफ द हाउस, उसको कौन डिसाइड करता है? स्पीकर ही करता है। तो ये उसकी रोल और पावर्स है। अब कुछ वजहों से जो है उनकी इम्पार्शलिटी पे क्वेश्चन हो रहे हो। क्या वजह है? तो वजह है कि कर्नाटका विधानसभा में कुछ केस हुए हैं, राजस्थान में जो 10वीं अनुसूचित दल बदल कानून के अंदर जो है कुछ विवादित फैसले लिए गए। अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि उन सरकारों ने अपने ही एमएलए पर जासूसी करवाई, फ़ोन टैपिंग करवाई। उसकी वजह से जो हाल ही में जो कृषि कानून पास हुए उस पर विरोध होने के बावजूद ध्वनि मत से पारित करना, और इस तरह से अन्य बहुत से मनी बिलों में, यानी क्या करती हैं सरकारें, बहुत से बिलों को मनी बिल बनाकर पेश कर देती हैं, और क्योंकि मनी बिल पर डिसीजन तो है वो स्पीकर ही लेता है, तो उस पर वो लोग काम नहीं कर पाते। सुप्रीम कोर्ट की इसमें क्या क्या जजमेंट है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एमएलए का जो रेजिग्नेशन है, एमएलए का त्यागपत्र का डिसीजन तो स्पीकर ही लेगा, लेकिन हमें स्पीकर को इस पर बाध्य नहीं करना चाहिए। हालांकि इसे आमतौर पर और नॉर्मल परिस्थिति यानी सामान्य परिस्थितियों में 3 महीने के अंदर खत्म हो जानी चाहिए। एमएलए कैन नॉट बी फोर्स बाय द स्पीकर टू विप। जाहिर सी बात है कि एमएलए हो या एमपी हो, यानी सदन के सदस्यों को विप और स्पीकर दोनों में से कोई बाध्य नहीं कर सकता है कि आपको आना ही है सदन के सामने। इस तरह की रूलिंग जो है वो जजमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दी है। अपने पॉलिटी के आंसर में अगर आप जजमेंट्स को लिखेंगे तो आपके आंसर को और ज़्यादा प्रामाणिकता प्रदान करता है। एन इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल यानी कि एक स्वतंत्र ट्रिब्यूनल को भी इसके दल बदल, खास करके जो 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल बदल कानून है, इसके ऊपर निगरानी करने के लिए या फिर रेजिग्नेशन है, त्यागपत्र जैसे मामलों पर देखने के लिए, सुनवाई करने के लिए एक अलग ट्रिब्यूनल बनाने की आवश्यकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मनी बिल में निर्णय करने के कारण, जब स्पीकर मनी बिल पर निर्णय करें तो उनमें अपना कारण ज़रूर बताएं कि भाई ये क्यों मनी बिल है और नहीं है, उस पर विशेष रूप से वो स्पष्टीकरण दे। ठीक है। अब वे फॉरवर्ड क्या है? तो हमें यूके की तरह आगे की रास्ता, यूके में जो प्रोसीजर है उसको अपनाने की ज़रूरत है। यूके में क्या होता है कि कोई व्यक्ति जैसे ही स्पीकर के लिए मनोनीत होता है, वो अपनी पार्टी, पुरानी पार्टी से जिसमें से भी आता है, उससे वो त्यागपत्र दे देता है, जिससे क्या होता है, एक पारदर्शिता बनी रहती है। ठीक है। ऐसे क्वासी जुडिशियल मैटर यानी 10th शेड्यूल हो गया या रिमूवल हो गया या मनी बिल, ऐसे मैटर्स पर एक ट्राइब्यूनल बनाने की, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक ट्राइब्यूनल बनाने की आवश्यकता है। इम्पार्शलिटी, फेयरनेस, ऑटोनॉमी, इन सारी चीज़ों को निष्पक्षता, तटस्थता, स्वायत्ता बनाने रखने के लिए जरूरी, क्योंकि हम क्या है, भारत जो है अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि लोकतांत्रिक इंडेक्सों में, सूचियों में नीचे गिरता जा रहा है। तो हमें अपने लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए, उसकी जो है साख बचाए रखने के लिए हमारे जो संस्थान है उनकी क्रेडिबिलिटी, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वायत्ता बनाने रखने के लिए ज़रूरी है। और इसीलिए हमें इन स्पीकर जैसी बॉडी को इस फॉर्म में, इस बड़े गेम को, एक बड़े पिक्चर को देखते हुए एक्ट करना चाहिए। उनका व्यवहार इस तरह से होना चाहिए कि वो एक लोकतंत्र के प्रिजर्वर, किसी पार्टी के नहीं बल्कि पूरे सदन के मुखिया के रूप में उनका व्यवहार होना चाहिए। जैसे कि नेहरू जी ने कहा था कि हाउस रिप्रेजेंट द कंट्री एंड द स्टेट एंड शुड बी प्रेसाइडेड बाय ओनली पर्सन हु इज़ इम्पार्शियल इन नेचर, यानी कि सदन जो है वो देश राज्य का प्रतिनिधित्व करती है और इसकी अध्यक्षता तटस्थ और निष्पक्ष यानी कि आउटस्टैंडिंग एंड इम्पार्शियल पर्सन शुड ओनली रिप्रेजेंट द कंट्री और रिप्रेजेंट और लीड द हाउस, बी इट पार्लियामेंट एज वेल एज असेंबली। चौथा प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव घोषित हुए हैं। उन चुनावों के आधार पर चुनाव आयोग की भूमिका और चुनौतियां क्या क्या हैं। बैकग्राउंड बता देंगे कि भाई भारत में जो चुनाव आयोग है वो हमने ब्रिटिश, इंग्लैंड, यूके के मॉडल से लिया है। इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इसके लिए एक संवैधानिक बॉडी है, संविधान ने उसको विशेष रूप से सुपरिटेंडेंस, निर्देश, अधीक्षण, निरीक्षण, चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन, निरीक्षण तीनों की विशेष लिखित रूप से एक्सक्लूसिव पावर दी है आर्टिकल 324 में। कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को भी इनसे जुड़े नियमों को बनाने की शक्ति दी है। कोई भी किसी भी तरह का विधान या विधायिका को बनाने का जो नियम है वो संसद के पास है, इलेक्शन और उसके रिलेटेड प्रोसीजर यानी उसके रिलेटेड और भी चीज़ों को लेकर, लेकिन उसका नियंत्रण, अधीक्षण और निर्देशन, अधीक्षण जिसे कहते हैं, सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल, उसका एकमात्र अधिकार है चुनाव आयोग के पास। इसीलिए
उस नियमों को या उस शक्ति को रखते हुए सदन ने, पार्लियामेंट ने 3-4 कानून बनाए हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, परिसीमन डिलिमिटेशन एक्ट 1950, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अधिनियम 1952। इन सबके चुनाव किस तरह से होंगे, चुनाव क्या होंगे, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, आपने बहुत बार सुना होगा, आचार संहिता, ये इन्हीं सारी चीज़ों में एक्ट में है। अब जो इन एक्ट का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इनको पालन करवाना, इनका निर्देशन, अधीक्षण, नियंत्रण, ये कौन करेगा? तो इलेक्शन कमीशन करेगा। और इसमें आप 325 से लेकर 329A तक के आर्टिकल जो आप चाहें तो इंक्लूड करके बता सकते हैं। फंक्शंस क्या क्या है? तो फ्री एंड फेयर, स्वतंत्र और निष्पक्ष, जहाँ पर पैसे और बाहुबल यानी कि मनी और मसल पावर का उपयोग ना हो, इसका ध्यान किसको रखना है? इलेक्शन कमीशन को रखना है। इलेक्शन की शेड्यूलिंग, तारीख कब होगी, कितने चरणों में होगा, क्या होगा, नहीं होगा, कहाँ से ऑफिसर लगेंगे, कौन सा प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, सेंट्रल बॉडी का इलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस लगेंगे कि नहीं लगेंगे, स्टेट पुलिस कितनी लगेगी, सुरक्षा घेरा कैसा होगा, कितने चरणों में होगा, क्या क्या इलेक्शन होगा, उसका काम कौन करता है? इलेक्शन कमीशन। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, राजनीतिक दल, उनका पंजीकरण, उनको सिंबल देना, उनके बीच में सिंबल को लेकर विवाद, ठीक है, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, जो आचार संहिता है उसका पालन हो रहा है या नहीं, ठीक है, इलीगल मनी का फ्लो हो रहा है या नहीं, उसको चेक करना, उसको रोकना, ये सब किसका काम है? चुनाव आयोग का काम है। पोस्ट इलेक्शन डिस्प्यूट, यानी इलेक्शन होने के बाद जो डिस्प्यूट होते हैं कि भाई नहीं इसने चीटिंग कर ली या वोटिंग ठीक से नहीं हुई, इन सारी चीज़ों का कैलकुलेशन कौन करता है? चेकिंग द फ्लो ऑफ एंड काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो किस तरह से लिमिट ऑफ एक्सपेंडिचर, जितना एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, किसी चुनाव में कितना खर्च होने वाला है, कितना खर्च हुआ है नहीं, लीगल खर्च हुआ है नहीं, इन सारी चीज़ों का जो है चेक कौन करता है, इनको मेंटेन कौन करना होता है? तो चुनाव आयोग को करना होता है। अब चैलेंजेस, चुनौतियाँ क्या क्या हैं? तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, अब आपको पता है कि आज के सोशल मीडिया और टीवी मीडिया के ज़माने में इस मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उस वक्त जो 1950 का कानून बना वो आज की स्थिति को ध्यान में रखकर नहीं बना था, और इसलिए बार बार आप देखेंगे कि प्रचार जो कायदे से चुनाव होने से 48 घंटे पहले जो प्रचार रुक जाना चाहिए वो सोशल मीडिया पर चलता रहता है, ग्रुप बने हुए हैं, फॉरवर्ड हो रहे हैं, हेट स्पीचेस हो रहे हैं, नफरत फैलाई जा रही है, घृणा वाक्य हो जा रहा है। इन तरह की चीज़ों का रोक करने में उसे अब परेशानी आ रही है, क्योंकि पुराने कानून की वजह से इसका लागू नहीं हो पा रहा है, इसका ठीक से जो है अधीक्षण नहीं हो पा रहा है, लोगों के बीच में जो है कम्युनल हार्मनी, सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बन पा रहा है, हेट स्पीचेस हो रहे हैं, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर वोटों की अपील की जा रही है, तो समाज में एक वैमनस्य फैलाया जा रहा है। इन तरह की चीज़ों, कैश फ्लो, अलग अलग तरीके लोग ढूंढ कर, ठीक है, बॉटल के अंदर छुपाकर, दूध के अंदर छुपाकर, अलग अलग तरीक़ों से पैसों का फ्लो हो जा रहा है, लोगों में पैसे बांटे जा रहे हैं, धड़ल्ले से ब्लैक मनी का यूज़ हो रहा है, मनी पावर, मसल पावर, जहाँ पर जो पार्टियाँ स्ट्रांग नहीं हैं वहाँ पर वोटिंग को स्लो करवा दे रही हैं। इन तरह की चीज़ों पर वो उसके लिए लड़ने की चुनौती। दूसरा क्या है कि लोगों में जो है वो अभी भी जो एक चेतना होनी चाहिए लोकतंत्र के प्रति, वो बहुत से दूर दराज के इलाकों में उतनी ही जितनी होनी चाहिए। वो अपने अधिकारों को नहीं समझ रहे हैं, किसी बाहुबली को जिता दे रहे हैं डर से, भय से, पैसे के दाम पर। इन तरह की चीज़ों का जो है वो आगे नहीं हो पा रहा, ये इनके लिए चुनौतियाँ। और दूसरा सबसे बड़ी चुनौतियाँ ये है कि जो EVM है, अब लोग हारने वाली पार्टियाँ मशीनों पर सवाल उठा रही हैं, तो EVM को 100% VVPAT से लिंक नहीं कर पा रहे, उनके पास फंड की कमी है, ऑफिसर के में आपको पता है कि जो है इलेक्शन कमीशन के पास जो ऑफिसर अपने खुद के नहीं होते, वो डेपुटेशन यानी बाहर के सरकार के, राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के ऑफिसर को ही अपनी ड्यूटी में लगते हैं। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी होने के बावजूद उनके पास एक खास ऑफिशियल मैकेनिज्म नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी नहीं है, लॉजिस्टिक ले जाना, लाना, घुमाना, इसके लिए क्या करूँ, केंद्र सरकार के संसाधनों पर ही उनको नियंत्रित रहना पड़ता है। और इसी वजह से क्या होता है, जब संसाधन उनको ठीक से नहीं मिल पाते, उनका काम नहीं हो पा रहा है, तो इस तरह से उनके पास चुनौतियाँ हैं और इसी को दूर करने की ज़रूरत है। आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, एक नया कानून बनाने की ज़रूरत है, उसको और ज़्यादा इम्पार्शियलिटी देने की ज़रूरत है, VVPAT को लिंक करने की ज़रूरत, जितने ज़्यादा टेक्नोलॉजी इनोवेशन हो सके, जितना ज़्यादा पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ सके, इन सारी चीज़ों को बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये था आज के 4 प्रमुख क्वेश्चन। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।